भारत की मौजूदा राजनीति, वैश्विक कूटनीति और युद्ध के साए में बदलती दुनिया की तस्वीर आज जिस आक्रोश, भय, साजिश और सत्ता के खेल के बीच खड़ी है, उसका एक तीखा, भावनात्मक और सघन प्रतिबिंब सामने आता है जब बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण के मुद्दे से लेकर सऊदी अरब की शराब नीति, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कानूनी मुश्किलों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की भूमिका, न्यूयॉर्क में संभावित गिरफ्तारी की चेतावनियों और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच चल रहे खींचतान को एक ही धागे में पिरोकर देखा जाए। क्योंकि भारत में बाबरी मस्जिद का मुद्दा कानूनी रूप से भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त घोषित किया जा चुका हो, लेकिन जमीनी राजनीति में यह आज भी एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है, जिसे बार बार धार्मिक आयोजनों, प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन और भावनात्मक नारों के जरिए फिर से फूटने की तैयारी में रखा जा रहा है। हाल के दिनों में उग्र हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद के प्रतीकात्मक स्थल को केंद्र में रखकर सामूहिक गीता पाठ की घोषणा ने यह साफ कर दिया है कि उद्देश्य धार्मिक आस्था से अधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण है। कोलकाता के परेड ग्राउंड से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में एक ही दिन सामूहिक गीता पाठ को जिस तरह ऐतिहासिक क्षण और धार्मिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया जा रहा है, उससे विपक्षी दलों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में चुनावों से पहले इस तरह के धार्मिक आयोजनों का इस्तेमाल अक्सर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया गया है। तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने साफ कहा है कि ये आयोजन समाज को बांटने और डर का माहौल बनाने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थानीय लोग आशंकित हैं कि धर्म के नाम पर होने वाला ये शक्ति प्रदर्शन शांति भंग कर सकता है। प्रशासन भले ही अतिरिक्त सतर्कता और कड़ी निगरानी की बात कर रहा हो, लेकिन भारत जैसे विविधताओं से भरे समाज में जब धर्म को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका असर केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, वो समाज की आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने में सऊदी अरब, जो दशकों तक धार्मिक कठोरता और इस्लामी कानूनों के सख्त पालन का प्रतीक रहा है, वहां चुपचाप इतिहास बदल रहा है। कागजों में आज भी शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन व्यवहार में अब रियाद के डिप्लोमेटिक जोन में सरकारी अनुमति से एक शराब की दुकान चल रही है, जहां केवल गैर मुस्लिम विदेशी, और वो भी बेहद अमीर, प्रीमियम वीजा धारक तय मानकों के तहत शराब खरीद सकते हैं। ये दुकान पहले केवल विदेशी राजनयिकों के लिए थी, लेकिन अब इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से प्रीमियम वीजा रखने वाले विदेशी नागरिक यहां से शराब खरीद पा रहे हैं, और जिन विदेशियों ने शराब खरीदी उनका बयान चौंकाने वाला है। वे खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इस्लाम की जन्मभूमि कहे जाने वाले देश में अब कानूनी रूप से शराब मिल रही है। ये बदलाव सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उस व्यापक योजना का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो देश की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर विदेशी निवेश और पर्यटन के लिए खोलना चाहते हैं। 1952 में जिस देश ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, वही देश अब 2026 तक जिद्दा और तेहरान जैसे शहरों में और शराब की दुकानों की योजना बना रहा है। ये बदलाव केवल नीति का नहीं, बल्कि उस सामाजिक और धार्मिक ढांचे का संकेत है जिसमें परंपरा और आधुनिकता की टकराहट साफ दिख रही है। इसी तरह सत्ता, कानून और नैतिकता की टकराहट इजरायल में भी चरम पर है, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं, और उन्होंने खुद इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को पत्र लिखकर क्षमा की मांग की है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मोड़ तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर हर्जोग से नेतन्याहू को माफ करने का आग्रह किया, लेकिन राष्ट्रपति हर्जोग ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे और निर्णय इजरायली जनता के हित को ध्यान में रखकर ही होगा। ये बयान उस समय आया जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। आरोपों में नागरिकों पर हमले और भुखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने जैसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन शामिल हैं। हालांकि इजरायल और अमेरिका दोनों ही रोम स्टैट्यूट के सदस्य नहीं हैं, इसलिए ICC के फैसले को लागू करने की कानूनी बाध्यता अमेरिका पर नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूद यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन का सिद्धांत ये संभावना पैदा करता है कि युद्ध अपराधों के आरोपी को किसी भी देश में गिरफ्तार किया जा सकता है। इतिहास में पिनोचे, आइखमान और हाल के वर्षों में गाम्बिया के पूर्व मंत्री के मामले इस सिद्धांत के उदाहरण हैं। इसी संदर्भ में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का ये बयान कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, भले ही कानूनी रूप से अत्यंत जटिल और गलत असंभव लगे, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे युद्ध अपराधों में दंडहीनता की संस्कृति को चुनौती मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि NYPD अकेले किसी विदेशी सरकार प्रमुख को गिरफ्तार नहीं कर सकती और इसके लिए संघीय सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों
परिस्थितियों में संभव नहीं दिखती। फिर भी नेतन्याहू ने ये घोषणा कर दी है कि वो न्यूयॉर्क यात्रा रद्द नहीं करेंगे, जिससे सवाल और गहरा गया है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक नाटक होगा या अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास में कोई नई मिसाल बनेगी। उधर पूर्वी यूरोप में यूक्रेन युद्ध ने एक और मानवीय और राजनीतिक संकट को जन्म दे रखा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की लगातार क्षेत्रीय नियंत्रण खोने के बाद दबाव में हैं और समाधान के लिए लंदन में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर यह कहकर नाराजगी जता चुके हैं कि जेलेंस्की ने अभी तक अमेरिका द्वारा तैयार किए गए शांति प्रस्ताव को ठीक से पढ़ा तक नहीं है। ट्रंप का यह बयान केवल व्यक्तिगत असंतोष नहीं बल्कि उस बदलती अमेरिकी विदेश नीति का संकेत है जिसमें यूरोप को अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद उठाने का संदेश दिया जा रहा है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि जेलेंस्की लगातार ये कहते रहे हैं कि वो वास्तविक शांति के लिए बातचीत को तैयार हैं। क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी दूतों की मुलाकात के बाद शुरू हुए इस संवाद में रूस ने अमेरिकी प्रस्ताव के कुछ हिस्सों को सीधे खारिज कर दिया। वहीं क्रेमलिन ने ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया है, जिसमें यूरोप के प्रति सख्त रुख साफ झलकता है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के दस्तावेजों में ये चेतावनी भी दी गई है कि यूरोप अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता तो वो अपनी पश्चिमी पहचान खो सकता है। अमेरिका के पूर्व यूरोपीय संघ राजदूत गॉर्डन सॉनलैंड ने भी साफ कहा है कि ट्रंप यूक्रेन संकट को यूरोप की समस्या मानते हैं और चाहते हैं कि नेतृत्व यूरोप ही करे, अमेरिका केवल सहायक भूमिका निभाए। इस पूरे परिदृश्य में जेलेंस्की की स्थिति बेहद कठिन है। एक तरफ वो किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय देश यूक्रेन के सभी क्षेत्रों की वापसी और मजबूत सुरक्षा गारंटी की मांग पर अड़े हैं, जबकि पुतिन इन सबके खिलाफ हैं। ट्रंप की शांति प्रस्ताव को लेकर भी गहरे मतभेद हैं। आलोचकों का कहना है कि ये रूस के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम है और इसी कारण समझौता अब तक संभव नहीं हो पाया है। जैसे जैसे शांति समझौते में देरी हो रही है, रूस ने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है और आम सिवन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर साफ होता है कि चाहे भारत हो या मध्य पूर्व, अमेरिका हो या यूरोप, सत्ता की राजनीति, धार्मिक पहचान, आर्थिक हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून आपस में इस तरह उलझ गए हैं कि सच, न्याय और आम लोगों की सुरक्षा पीछे छूटती जा रही है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा दिखाता है कि कैसे अतीत को बार बार उखाड़कर वर्तमान को अस्थिर किया जाता है। सऊदी अरब का उदाहरण बताता है कि कैसे आर्थिक मजबूरियां धार्मिक कठोरता को चुपचाप नरम कर रही हैं। नेतन्याहू का मामला ये उजागर करता है कि ताकतवर नेताओं के खिलाफ कानून कितना असहाय और कितना प्रतीकात्मक बनकर रह जाता है। और यूक्रेन युद्ध ये सवाल खड़ा करता है कि शांति किस कीमत पर और किसके हित में लाई जा रही है। ये पूरी कहानी गुस्से, डर, सत्ता और असमंजस से भरी हुई है, लेकिन इसके केंद्र में आम लोग हैं जिनकी जिंदगी फैसलों, नीतियां और युद्धों की शतरंज पर मोहर बनकर रह जाती है। और यही सच्चाई इस दौर को सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बनाती है।